Hello class 5th, welcome back in my channel Vidya Niketan and I am Sunita Srivastava. Children, today I am going to start chapter 1 of your science book, that is plant around us, यानी हमारे चारों तरफ के पौधे. So first of all, let's see what we will study in this chapter. In this chapter we will study how do plants reproduce, यानी plant reproduce कैसे करते हैं. इसके बाद पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन यानी बीजों में अंकुरन. फिर पढ़ेंगे हम सीड डिस्पर्जल यानी बीजों का बिखराव. फिर पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट यानी कि पौधों में विकास या बढ़ते हुए पौधे. इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस यानी कृषि पद्धति. तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. और सबसे पहले देखते हैं, यहाँ दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं. रीड व्हाट दीज चिल्ड्रेन आर सेइंग. यहाँ दो बच्चे हैं, राहुल, रघु एंड निया. सबसे पहले रघु निया से पूछता है, हे निया, डू यू नो हाउ दीज प्लांट्स कम अप इन द सॉइल. ये निया से पूछता है कि निया, क्या तुम्हें पता है कि ये पौधे सॉइल से, मिट्टी से बाहर कैसे आ जाते हैं. फिर निया कहती है, इट्स सो सिंपल. ये तो बहुत ही सरल है. द गार्डनर पुट सीड इन द सॉइल एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द सीड. वो कहती है तो बहुत ही सरल है. गार्डनर जो है, माली जो है, वो मिट्टी में बीजों को डालते हैं और इसके बाद उन बीजों से छोटे छोटे पौधे बाहर आ जाते हैं. फिर रघु कहता है, बट माई मदर प्लांटेड ए स्टिक ऑफ रोज प्लांट एंड इट ग्रू इनटू अ प्लांट. ये कहता है कि लेकिन मेरी मम्मी तो रोज़ प्लांट की एक स्टिक लगाई थी, एक टहनी लगाई थी और उससे गुलाब का दूसरा नया पौधा तैयार हो गया. तब निया कहती है, रघु, दैट इज़ बिकॉज न्यू प्लांट डू नॉट ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड. कहती है ये कि रघु, वो इसलिए क्योंकि जो नए पौधे हैं वो केवल बीजों से ही नहीं उगाए जा सकते, बल्कि उनको उगाने के और भी तरीके हैं. तो लेट्स रीड अबाउट इट. आइए हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे कि और किन किन तरीक़ों से हम दूसरे नए पौधे ग्रो कर सकते हैं. थिंक ऑफ एनी प्लांट दैट ग्रो फ्रॉम पार्ट्स अदर दैन सीड एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. यहाँ स्पेस दी गए हैं जिसमें एक ऐसे पौधे का नाम, एक ऐसे प्लांट का नाम लिखना है आपको जो कि बीज के अलावा किसी अन्य पार्ट से प्रोड्यूस होते हैं. चलिए मैं पहले आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ा दूंगी, फिर आपको जो इजी लगेगा वो लिख देना आप. जैसे रोज़ है, रोज़ स्टीम कटिंग से होता है, पोटैटो भी स्टीम कटिंग से लगाए जा सकते हैं. तो बीज के अलावा किसी भी पार्ट से उगने वाले किसी भी पौधे के बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं, उसका नाम लिख सकते हैं. आप रोज़ भी लिख सकते हैं. शुगर केन स्टीम से होता है तो आप शुगर केन भी लिख सकते हैं. ब्रायोफाइलम लिख सकते हैं, वो लीफ से ग्रो होता है. चलिए हम पार्ट को आगे बढ़ाते हैं. Plants not only make the world around us beautiful, but are also very useful to us. You already know what most part of a plant are called. You have also learned in the earlier class about how plants are useful to us. तो यहाँ पे है कि पेड़ पौधे न केवल हमारे चारों ओर के संसार को ही सुंदर बनाते हैं, बल्कि ये हमारे लिए उतने ही उपयोगी भी हैं. आप सभी अपनी पिछली कक्षा में पेड़ पौधे और उनके भागों के नाम पहले से ही जानते हो कि किन भागों के क्या नाम है. जैसे रूट्स को जड़ कहते हैं, स्टेम को तना कहते हैं, लीव्स को पत्ते कहते हैं, फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं. इन सब के बारे में आपने क्लास 4th में पढ़ा है. आप अपनी पिछली कक्षा में ये भी पढ़ चुके होंगे कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी हैं. तो अब हम पढ़ेंगे हाउ डू प्लांट रिप्रोड्यूस, कि जो पेड़ पौधे हैं वो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरे पौधों को कैसे जन्म देते हैं. द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी जीवित जीव जो हैं, सभी जीवित प्राणी अपने जैसों को जन्म देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ मैंगो ट्री विल रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इनटू अ न्यू मैंगो ट्री. एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए एक आम का पेड़ अपने जैसे ही दूसरा आम का पेड़ तैयार करेगा, उससे कोई बनाना ट्री तैयार नहीं होगा. मैंगो ट्री है तो वो अपने जैसे दूसरा मैंगो का ट्री ही बनाएगा, प्रोड्यूस करेगा. प्लांट्स रिप्रोड्यूस मोस्टली थ्रू सीड.
जो प्लांट्स हैं मोस्टली वो रिप्रोड्यूस होते हैं सीड के थ्रू, लेकिन सम प्लांट ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। लेकिन कुछ पौधे हैं ऐसे जो कि स्टेम के थ्रू, रूट्स के थ्रू और लीव्स के थ्रू भी रिप्रोड्यूस करते हैं। आइए हम अपना चैप्टर को आगे बढ़ाएं। रिप्रोडक्शन थ्रू स्टेम, यानी स्टेम के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में। इफ यू प्लांट द स्टेम ऑफ रोज प्लांट, इट कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। A potato that has bud or eye can grow into a new potato plant. अगर आप गुलाब की टहनी या तना काट कर लगाएंगे तो उससे क्या होगा, दूसरा गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। और ठीक इसी तरह अगर आप आलू के बड या आँख को दूसरी जगह पे लगाएंगे तो आलू का नया पौधा भी तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये रोज़ की टहनी अगर आप दूसरी जगह लगाते हैं काट कर तो एक नया गुलाब का पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह पोटैटो की जो ये आईज इनको हम कहते हैं या बड कहते हैं, अगर आप इन्हें काट कर दूसरी जगह लगाएंगे तो एक नया आलू का पौधा भी तैयार हो जाएगा। लेट्स ट्राई दिस, आप इनको घर पे करके देख सकते हैं। टेक ए ओनियन एंड कीप इट इन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास विथ वाटर। एक ग्लास लीजिए, उसमें अनियन का जो नीचे वाला हिस्सा है, जड़ वाला हिस्सा है, उसको उसमें डुबो दीजिए और आप करके ये देखिएगा। ऑब्जर्व द अनियन आफ्टर अ वीक। एक हफ्ते के बाद आप क्या देखेंगे कि उनमें से कुछ ग्रीन लीव्स बाहर आने लगते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आप क्या देखेंगे थोड़े ही दिनों में, दिस इज हाउ इट विल लुक आफ्टर 2 weeks। जब 2 हफ्ते हो जाएंगे तब आप क्या देख पाएंगे, इसमें देखिए इसके ग्रीन लीव्स एकदम साफ साफ आपको बड़े अच्छे से दिखाई देने लगेंगे। तो आपने देखा कैसे ये जो अनियन है ये इसको सिर्फ पानी मिला और ये किस तरह से ग्रो होने लगा। दिस प्रूव्स दैट एन अनियन स्टेम, इससे ये प्रूव होता है कि अनियन एक स्टेम है। देखिए आप, है ना, स्टेम से देखिए लीव्स बाहर आने लग गए क्योंकि उसकी जड़ें कहाँ पे हैं, नीचे। इसके बाद चले हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स। रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स यानी जड़ों के द्वारा रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रूट्स ऑफ प्लांट such as carrot, radish, turnip and bitter root can grow into new plants. If you plant a carrot top, it will grow into a new plant. रूट्स के थ्रू भी नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं, जैसे कि रेडिश यानी मूली के, टर्निप शलगम, बीट रूट यानी कि चुकंदर के, ये सभी न्यू प्लांट्स ग्रो किए जा सकते हैं इनके रूट्स के थ्रू। इफ़ यू प्लांट अ कैरेट टॉप, इट विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। जब आप कैरेट का ऊपरी हिस्सा काट कर दूसरी जगह लगा दोगे, जैसे आप यहाँ देख पा रहे होगे इस चित्र में, देखिए कैरेट का ऊपरी हिस्सा काट के अगर आप दूसरी जगह इनको लगा दोगे तो एक नया कैरेट का पौधा आपको तैयार मिलेगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू लीव्स। लीव्स के थ्रू भी रिप्रोडक्शन होता है। आइए हम देखते हैं कि कैसे और किन में होता है। Leaves of plants such as Bryophyllum can grow into new plants. These leaves are generally thick and fleshy. May buds grow along the leaf margins of Bryophyllum. New plants grow from these buds when they fall on moist soil. Bryophyllum एक तरह का ये लीव है जो कि फ्लैशी होता है। फ्लैशी का मतलब क्या होता है, मोटा और गुदगुदा सा होता है, काफ़ी मोटा होता है ये प्लांट। और इसके छोर पे जो पत्ते जो है, इसके मार्जिन पे छोटे छोटे इस तरह के लीव्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जब आप इन्हें तोड़कर दूसरी जगह प्लांट कर दोगे, दूसरी जगह इन लीव्स को लगा दोगे, मॉइस्ट सॉइल में, गीले सॉइल में जब आप लगा दोगे तो ब्रायोफाइलम का एक नया पौधा आपको तैयार मिलेगा। तो आपने देखा किस तरह से ब्रायोफाइलम जो है वो लीव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। सीड्स के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन मोस्ट प्लांट्स। एज यू हैव लर्न
earlier. Seeds are found inside the fruit. On the outside, we see seed coat. The seed coat protects the seed. The seed coat has a tiny hole through which the seed gets water. When the seed is opened, we see the cotyledons or seed leaves. It has two parts, leaves and root. Cotyledons store food for the baby plant or embryo. The embryo is a young plant. मोस्टली जो पौधे होते हैं वो सीड्स के थ्रू ही ग्रो होते हैं और ये एक कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स में। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि बीजों से किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। बीज फलों के अंदर पाए जाते हैं और बीजों के बाहरी आवरण को यानी बाहर जो उन बीजों से बाहर जो आवरण होता है उसे हम सीड कोट कहते हैं। ये सीड कोट बीजों को सुरक्षा प्रदान करता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। इस सीड कोट में एक बहुत ही छोटा और बारीक सा होल होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बीजों को तो आपको ये होल जरूर दिखाई देगा, जिसमें से बीज क्या करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, सोखते हैं या लेते हैं। जब बीज ओपन होता है तो जो संरचना दो हिस्सों में हमें दिखाई देती है, देखिए ये जो दिखाई देती है इसे हम कहते हैं कॉटलीडॉन्स। और ये क्या होती है, ये जो कॉटलीडॉन्स हैं ये सीड, इनमें दो भाग होते हैं। जब ये ओपन होता है आपको दो कॉटलीडॉन्स दिखते हैं और इनमें क्या होता है इसमें देखिए सीड लीव्स भी होते हैं। इसके दो भाग होते हैं। इनमें एक भाग आप देख सकते हैं इनमें कि आपको ये लीव्स यानी कि पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं, रूट्स यानी कि इसमें जड़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो ये क्या हो गए, जो ये दो हिस्सों में जो संरचना हमें दिखाई देती है इन्हें हम कॉटलीडॉन्स कहते हैं या सीड लीव्स भी कहते हैं। इनके दो भाग होते हैं, लीव्स यानी पत्ते वाला हिस्सा और रूट्स यानी कि जड़ वाला हिस्सा। ये कॉटलीडॉन एम्ब्रोयो या यंग प्लांट या बेबी प्लांट के लिए क्या करते हैं, फूड स्टोर करके रखते हैं। जब तक कि जो बेबी प्लांट हैं उनमें जब तक नए लीव्स नहीं आ जाते हैं तब तक ये जो कॉटलीडॉन्स हैं ये उनके लिए फूड क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। आइए हम इसके बाद देखते हैं। टेक ए फ्यू बीन सीड एंड प्लेस देम इन ए ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप, सोक देम फॉर अ डे। आप बीन्स की कुछ बीज को, कुछ दानों को लीजिए, उनको भिगो दीजिए रात भर के लिए, ठीक है, उनको सोक कर दीजिए यानी उनको पानी में भिगो दीजिए। जेंटली रिमूव द सीड कोट, be carefully not to destroy the seed, carefully open the seed to look inside। आप धीरे से उनको क्या कीजिए, बीजों को खोलिए, ओपन कीजिए इनको, तब आप क्या देखेंगे, देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, छोटा सा आपको देखिए यहाँ पे लीव्स भी दिखाई देगा आपको और रूट्स भी दिखाई देंगे। तो यहीं से ये जो नए पौधों का जो विकास है, ग्रो होना, वो यहीं से शुरू होते हैं। अब आपने जो देखा वो आप यहाँ पर लिख के भरेंगे। आगे बढ़िए और अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन। आइए अब हम पढ़ेंगे जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन। तो इसमें क्या होता है, when a seed receives sufficient air, water, sunlight and nutrients, it grow into a new plant. The process by which seed grow into young plant is called germination. When a seed fall on the soil or is planted, it needs the right condition to grow. The soil should be rich in nutrients. There should be plenty of fresh air and enough sunlight and water. तो जर्मिनेशन क्या होता है, ये होता है अंकुरन यानी बीजों में जो आपने अंकुरन देखे होंगे, आपने घर में जो बीज रखे हुए जैसे कि चने के बीज या मूंग के बीज जो मम्मी भिगोती हैं, आपने उसमें से देखा होगा कि कुछ धागे सी कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं, सफ़ेद धागे से स्ट्रक्चर, जिनको आप स्प्राउट कहते हो और उन्हें आप शायद आप ब्रेकफास्ट में लेते भी होंगे। तो उन्हें ही हम कहते हैं अंकुरन। जब बीजों को
सफिशिएंट एयर, वाटर और सनलाइट और साथ में न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व मिलते हैं, तभी इन बीजों में अंकुरन शुरू होता है और तभी इट ग्रू इनटू अ न्यू प्लांट, और तभी ये बीज एक नए पौधे की तरफ विकास होना शुरू होता है, नए पौधे की तरफ विकसित होना शुरू होते हैं। द प्रोसेस बाय विच सीड ग्रो इनटू यंग प्लांट इज कॉल्ड जर्मिनेशन। तो इसी प्रक्रिया को, जिसके दौरान बीजों में विकास होता है और एक नए पौधे की तरफ जब बीज बढ़ने लगते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। व्हेन अ सीड फॉल ऑन द सॉइल और इज प्लांटेड, जब बीजों को मिट्टी में लगाया जाता है या बोया जाता है, प्लांट किया जाता है इनको, तब क्या होता है, इट नीड द राइट कंडीशन टू ग्रो। तब इनको ग्रो होने के लिए एक सही स्थिति, सही कंडीशन की आवश्यकता होती है। जैसे वो सही कंडीशन कौन कौन से हैं, तो वो सही कंडीशन है कि द सॉइल शुड बी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। जो जिस मिट्टी में लगाया जा रहा है बीज, उनमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। देयर शुड बी प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर एंड एनफ सनलाइट एंड वाटर। और साथ ही जहाँ पे बीजों को लगाया जा रहा है, एक तो वो मिट्टी बहुत अच्छी होनी चाहिए, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होनी चाहिए, साथ ही उस जगह पे फ्रेश एयर और सनलाइट और वाटर उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, तभी एक बीज, एक अच्छा पौधा तैयार हो सकेगा। नहीं तो क्या होगा, बीज नष्ट हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे और अच्छे पौधे तैयार नहीं होंगे। चेक योर प्रोग्रेस। यहाँ पे आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करिए। गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ। यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं, 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ। जैसे रिप्रोडक्शन बाय स्टेम, स्टेम से 2 पौधे कौन कौन से उगते हैं, तो 2 पौधे जो स्टीम के थ्रू निकलते हैं वो हैं, आप लिख सकते हो यहाँ पे अनियन लिख सकते हो, पोटैटो लिख सकते हो, रोज़ भी लिख सकते हो आप। रिप्रोडक्शन बाय रूट्स में आप कैरेट लिख सकते हो, बीटरूट लिख सकते हैं। इसके बाद रिप्रोडक्शन बाय लीव्स में आप ब्रायोफाइलम लिख सकते हैं। अब देखिए नीचे है टिक द प्लांट दैट कैन बी ग्रोन विदाउट सीड्स। यहाँ पे उन पौधों को टिक लगाना है आपने जो कि बीजों के अलावा बिना बीज के उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सनफ्लावर बीजों से निकलता है, इसलिए इसको हम नहीं लगाएंगे। पी यानी मटर भी बीज से ग्रो होता है, तो इन्हें भी नहीं लगाएंगे। बीन्स भी नहीं लगाएंगे। पोटैटो स्टेम से निकलता है, इसलिए इसको हम टिक लगा सकते हैं। तो आइए हम टिक लगाएंगे इसको भी। यहाँ स्पेस मेरे पास बहुत कम है, मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसमें। तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं पोटैटो में। देखिए आप यहाँ लगा लीजिए पोटैटो में, क्योंकि पोटैटो स्टीम के थ्रू निकलेगा। आप अनियन भी लगा सकते हैं, कैरेट भी लगा सकते हैं, मस्टर्ड नहीं लगा सकते क्योंकि ये बीज के थ्रू ग्रो होता है। और आप जिंजर भी लगा सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के जो स्टेजेस होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, आइए मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे समझाती हूँ आपको। देखिए जो सीड है, ये यहाँ देखिए ये सीड्स हैं। जब ये ओपन हो जाते हैं तो 2 कॉटिलिडोन्स हो जाते हैं ना, आपने जैसे देखा था ऐसे और ऐसे। तो ये बीज के 2 पार्ट हो गए, है ना। तो ये 2 पार्ट ओपन हो जाते हैं और यहाँ से इनके रूट्स यहाँ पे शुरू हो जाते हैं और यहाँ से लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए आप अगले स्टेज में देखिए, यहाँ से ये देखिए बीज अलग अलग हो चुके हैं और यहाँ से ये जो इनके रूट्स वाला पार्ट है ये मिट्टी की तरफ और नीचे गहराई में जा रहा है। जबकि तीसरे स्टेज में आप देखिए कि जो इसका स्टेम पार्ट है ये ऊपर की तरफ मिट्टी से ऊपर जाना चाह रहा है, ताकि ये यहाँ नीचे इसलिए जाना चाह रहा है ताकि ये यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर सके, और इसका स्टेम वाला पार्ट ऊपर जा रहा है ताकि वो वहाँ से सनलाइट और एयर रिसीव कर सके। अगले पार्ट में आप अगले स्टेज में देखिए, आप यहाँ पे आपको दिखेगा ये दोनों कॉटिलिडोन्स और इनमें से निकलते हुए नए लीव्स भी आपको दिखाई देंगे। अब देखिए आप अगले स्टेज में आप बढ़िए और आप क्या देखेंगे कि इनके लीव्स यहाँ आ चुके हैं, कॉटिलिडोन्स यहाँ पे सूखते हुए, और बाद में ये जो कॉटिलिडोन्स है ये झड़ जाते हैं जब
न्यू बेबी प्लांट में अपने नए लीव्स आ जाते हैं तो फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, उनका अपना जो फूड है वो तैयार होने लगता है और अब कॉटिलीडोन्स की ज़रूरत नहीं होती है। कॉटिलीडोन्स क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि कॉटिलीडोन्स के अंदर ही एम्ब्रियो या न्यू बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर रहते हैं। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। The seed is buried in the soil. It get warmth and water. The seed coat became soft. The cotyledons also became soft and open out. जब बीजों को मिट्टी में लगाया जाता है या बोया जाता है तब क्या होता है? इट गेट वार्मथ एंड वाटर। तब बीजों में इनको गर्माहट भी मिलती है और पानी भी मिल जाता है। इसके बाद क्या होता है? द सीड कोट बिकेम सॉफ्ट। और सीड कोट जो होता है, इनका जो बाहरी आवरण या छिलका जो होता है, बीजों का छिलका, ये सॉफ्ट हो जाता है। द कॉटिलीडोन्स ऑल्सो बिकम सॉफ्ट एंड ओपन आउट। और जो कॉटिलीडोन्स है वो भी सॉफ्ट हो जाता है और खुल जाता है, ओपन हो जाता है। द बेबी प्लांट डेवलप्स रूट्स। इसके बाद जो बेबी प्लांट है वो उनमें रूट्स डेवलप होने लगते हैं, जिन्हें आप अंकुरन के रूप में जानते हो या स्प्राउट के रूप में आपने देखे होंगे। विच ग्रो डाउनवर्ड्स इन सर्च ऑफ वाटर। वो ज़मीन में क्या होने लगता है? वो बीज जो आपने ज़मीन में जो लगाए थे, जो सीड्स, वो अब जड़ें उनमें निकलने लग जाती हैं और ये जड़ें मिट्टी में नीचे की तरफ जाने लगती हैं इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, या पानी के लिए जड़ें उनकी नीचे डाउनवर्ड्स जाने लगती हैं। देन द शूट ग्रो अपवर्ड टुवर्ड्स द सनलाइट। और जो शूट पार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अभी देखिए आपको दिखाया था मैंने कि रूट वाला जो पार्ट है वो नीचे जाने लगता है। और अगले स्टेज में मैंने आपको दिखाया था कि जो शूट वाला पार्ट है, स्टेम वाला जो पार्ट है, वो देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है सनलाइट के लिए। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, शूट ग्रोज अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। जो शूट पार्ट है इसका, ये ऊपर जाने लगता है सनलाइट के लिए। कॉटिलेडॉन्स प्रोवाइड फूड टू द ग्रोइंग प्लांट टिल लीव्स अपीयर। कॉटिलेडॉन्स जो होते हैं, जो बीज जो ओपन बीज जो होते हैं, ये पौधों को, न्यू बेबी प्लांट्स को तब तक फूड प्रोवाइड करते रहते हैं जब तक कि उनमें अपने नए पत्ते नहीं आ जाते। लीव्स अपीयर ऑन द शूट। जब शूट पर नए लीव्स आ जाते हैं, दिस यंग प्लांट इज नाउ कॉल्ड अ सीडलिंग। तब ये न्यू प्लांट जो हैं ये सीडलिंग कहे जाते हैं। द सीडलिंग एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ इट्स रूट्स। ये जो सीडलिंग है ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी, और पानी कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? ये मिट्टी में से, और न्यूट्रिएंट्स भी ये मिट्टी में से एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके बाद क्या होता है? जो इनकी जो छोटी छोटी पतली पतली जड़ें होती हैं वही मिट्टी में से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। द स्टेम ग्रोज स्ट्रॉन्गर एंड मोर लीव्स अपीयर। इसके बाद क्या होता है? जो स्टेम पार्ट है वो धीरे धीरे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होने लगता है। जो ये छोटी छोटी जड़ें जो एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर जो एब्जॉर्ब करती हैं, उसके थ्रू जो ये छोटे छोटे लीव्स हैं वो अपना खाना बनाने लगते हैं। और इसके बाद क्या होता है? स्टेम क्या होते हैं? मजबूत होने लगते हैं। और मजबूत जब ये होने लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स फिर निकलने लगते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स अपीयर होने लगते हैं। द कॉटिलीडॉन्स ड्राई अप एंड फॉल ऑफ। और अब ये जो नया पौधा है, बेबी प्लांट है, ये ग्रो होना शुरू हो जाता है और इनमें अपना भोजन खुद बनने लगता है। तब ये जो कॉटिलीडॉन्स है इनकी ज़रूरत नहीं होती, इनको अब फूड प्रोवाइड नहीं करना पड़ता उस बेबी प्लांट के लिए, और ये क्या होते हैं? ड्राई होकर झड़ जाते हैं। आइए यहाँ पे हम पढ़ेंगे, द सीडलिंग दस ग्रो टू बिकम अ न्यू प्लांट। और अब ये सीडलिंग जो है धीरे धीरे बड़ा होता है और न्यू प्लांट बनने लगता है। लेट अस ट्राई दिस। प्लेस अ फ्यू राजमा सीड अबाउट 2 to 3 inches डीप इन मोस्ट सॉइल। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। आप एक राजमा सीड को क्या कीजिए? मिट्टी में लगा दीजिए और उसके बाद आप उसे ऑब्जर्व कीजिए। जो भी ऑब्जर्वेशन आपको मिलता है उसके बाद आप इन क्वेश्चंस के आंसर इसमें लिखिए। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। डू यू नो पॉलिनेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीड? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the same or different flower is called pollination. Insects like bees, butterflies and wasps
wasps help in pollination. Wind also help in pollination. ये pollination क्या होता है? pollination का मतलब होता है परागण। क्या आप जानते हैं कि सीड फॉर्मेशन पॉलिनेशन का ही रिजल्ट है? आप ऐसे समझिए, जैसे कि पौधे में फूल के बाद फल और फल के अंदर से बीज प्राप्त होते हैं, तो फूलों से फल बनने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम परागण कहते हैं। इनमें इंसेक्ट्स जो होते हैं ये पोलन ग्रेन्स को सेम या डिफरेंट फ्लावर पर एंथर से स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स को पहुंचा देते हैं, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं। इसमें बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि बीज, बटरफ्लाइज, वॉस्प, ये सब क्या करते हैं? ये लोग पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा तेज हवा या विंड भी पॉलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जल, यानी कि बीजों का बिखराव या बीजों का स्थानांतरण। If many seeds are planted at the same place, they will not get sufficient nutrients, sunlight, water, and space to spread their roots. This will lead to only some seeds growing into healthy plant. This is the reason why we plant seed at same distance from each other. In nature, there are many ways in which seeds are scattered away from the parent plant. The process by which seed travel away or are scattered away from the parent plant is called seed dispersal. Seeds are generally dispersed by wind, water, animal and force explosion. सीड डिस्पर्जल का मतलब होता है बीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या बिखरना। जब ऐसा देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर हम बहुत सारे बीजों को एक ही जगह पे लगा देंगे तो क्या होगा? उस जगह पे सभी बीजों को पौधे बनने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, वाटर और स्पेस उनके जड़ों को फैलने के लिए नहीं मिल पाएगा। इससे क्या होगा? उनमें से कुछ ही पौधे हेल्दी होंगे और बाकी पौधे उनमें खराब हो जाएंगे। यही कारण है कि जब हम बीजों को लगाते हैं तो उन्हें कुछ दूरी देते हैं, यानी कुछ दूर दूर पर पौधों को लगाया जाता है। नेचर में, प्रकृति में बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके द्वारा बीजों का बिखराव एक जगह से दूसरी जगह या बीजों का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह होता है। और यही प्रोसेस जो है, यही प्रक्रिया बीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है, इसे ही हम सीड डिस्पर्जल कहते हैं। सीड्स आर जनरली डिस्पर्स्ड बाई, जो सीड्स हैं वो जनरली जो बिखरते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसमें मेन जो इनके एजेंट हैं वो होते हैं विंड, वाटर, एनिमल एंड फोर्स एक्सप्लोजन, यानी कि बहुत तेज गति से चलने वाली हवा, पानी, जानवर और बीजों का अपने आप से फटकर बिखरना। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय विंड। द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स आर वेरी लाइट. These seeds are carried away by the wind. This is known as dispersal by wind. Dandelion seeds are airy and float easily in the wind. Some seeds, such as that of the sycamore and maple, are wings-like. This helps the seed to move in the air. सबसे पहले डिस्पर्जल बाय विंड यानी विंड के थ्रू जो सीड्स डिस्पर्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं? कुछ बीज बहुत ही ज़्यादा हल्के होते हैं और बड़े आराम से वो विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं डिस्पर्जल ऑफ सीड बाय विंड। जो डैंडलियन सीड होते हैं, जो डैंडलियन सीड्स होते हैं और जो साइकामोर होता है, मैपल होता है, ये बहुत ही हल्का होता है और ये बड़ी ही आसानी से विंड के साथ मिलकर, विंड के साथ हवा में मिलकर ये एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही आसानी से चला जाता है और वहाँ जाके इसी तरह के दूसरे पौधे का निर्माण हो जाता है। दूसरे आगे हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय वाटर, यानी वाटर के थ्रू सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है। द सीड्स ऑफ सम प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर आर स्पॉन्जी and filled with air. These help them to float away in the water. The coconut is a good example of a seed carried by water. Dispersal of seed by water यानी कि पानी के द्वारा बीजों का स्थानांतरण। तो इसमें जो बीज होते हैं, ये जो पानी
या नदियों के किनारे, समुद्रों के किनारे जो उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं, उनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, स्पॉन्जी टाइप होते हैं और उनमें बड़ी ही आसानी के साथ हवा घुस जाता है और ये हवा उन्हें पानी में फ्लोट होने में बहुत मदद करता है, जिसके फलस्वरूप वो बीज तैरता हुआ एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और बड़ी ही आसानी से कहीं दूर जाकर वो एक नए पौधे का निर्माण करता है। द कोकोनट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ सीड कैरिड बाई वाटर। नारियल का जो बीज होता है वो इसी तरह के डिस्पर्जल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। डिस्पर्जल बाय एनिमल। कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जो बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स करने में हेल्पफुल होते हैं। प्लांट्स अट्रैक्ट एनिमल with their colorful fruits. Animal including human eat fruits and throw away the seeds. These seeds sometimes grow into new plants. Animal and birds at the time eat fruits along with their seeds. The seeds passes through their body as droppings and may grow into new plants. Some seeds have hooks, spikes or thorns like the cockleber or are sticky. These seeds stick to the bodies of animals and carried away to different places. There they grow as new plant under suitable condition. एनिमल के थ्रू सीड्स का डिस्पर्जल कैसे होता है? कई एनिमल जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खूबसूरत बहुत ही अच्छे रसदार और फलदार फलों के द्वारा एनिमल्स को और ह्यूमन बीइंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग जिसमें कि ह्यूमन भी होते हैं, फलों को खाते हैं और उनके बीजों को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उन्हीं बीजों के दूसरे पौधे निकल जाते हैं। इसी तरह से कई जानवर और जो बर्ड्स होते हैं वो फल जो होते हैं वो फलों को बीजों के सहित खा लेते हैं और ये बीज उनकी बॉडी से जब बाहर निकलते हैं तो वो जहाँ जहाँ जाते हैं और जहाँ जहाँ ये उनके जो वेस्टेज बाहर निकलते हैं वहाँ पर उन्हीं बीजों के नए पौधे, उन्हीं बीजों से उगने वाले नए पौधे बाहर निकल जाते हैं और इस तरह से भी बीजों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो कि कांटेदार होते हैं और एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाते हैं, जैसे कि कॉकलेबर। देखिए यहाँ पे आपने देखे होंगे इस बीज को, देखिए ये क्या होता है, एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाता है, जैसे डॉग वगैरह की बॉडी से ये चिपक जाता है और वो फिर डॉग जहाँ भी जाता है वहाँ ये बीज चला जाता है और वहाँ जाके दूसरा कॉकलेबर का पौधा सुटेबल कंडीशन मिलने पर उग जाता है। आइए हम पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय फोर्स। सम प्लांट फोर्सफुली स्कैटर देयर सीड। कभी कभी कोई प्लांट ऐसे होते हैं जो फोर्सफुली अपने बीजों का बिखराव करते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन, और इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन या विस्फोट या फटने के द्वारा बीजों का स्थानांतरण। अ पी प्लांट इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस। एक मटर का पौधा इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। द पॉड ब्रस्ट ओपन व्हेन राइप। जो इसके पॉड हैं वो पकने के बाद क्या होते हैं, फट जाते हैं। एंड स्कैटरिंग द सीड्स अवे फ्रॉम द प्लांट, और पौधे से दूर दूर तक वे बीज बिखर जाते हैं और इस तरह से इन बीजों का बिखराव या स्थानांतरण होता है। इसके बाद गुड टू नो में अ ह्यूमन बीइंग एज एजेंट ऑफ डिस्पर्जल। ह्यूमन बीइंग एक बहुत ही अच्छा एजेंट है बीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक डिस्पर्स करने के। A wide variety of fruits and vegetables are available around the world due to transfer of seed from one place to another by human beings. जो इस संसार में जो हर कोने में हर तरह की फल और सब्जी अवेलेबल हैं वो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स ने ही इनको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया है। आइए यहाँ पे देखते हैं, कुछ फूड हैं, कुछ ऑर्गेन हैं और कुछ ट्रांसपोर्टेड टू हैं। तो फूड में फूड्स के नाम हैं, ऑर्गेन यानी कि जहाँ के वो मूल रूप से हैं और जहाँ से वो बाहर देशों में गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्रीन चिली साउथ अमेरिका का है और वहाँ से ये इंडिया आया है। टोमेटो साउथ अमेरिका एंड मैक्सिको टू इंग्लैंड एंड इंडिया। कॉफ़ी अफ्रीका टू इंडिया। लेडीज फिंगर अफ्रीका टू इंडिया। कैबेज यूरोप टू इंडिया। पीज यूरोप टू इंडिया। चिनार सेंट्रल एशिया टू कश्मीर एंड इंडिया।
आइए यहाँ पे हम देखते हैं, कुछ चेक पॉइंट है यहाँ पे। यहाँ पे इतना स्पेस नहीं कि मैं सारे आंसर्स लिख सकूँगी, तो मैं बोलती जाऊँगी और आप लिखते जाएंगे। यहाँ नीचे ऑप्शंस भी हैं, करेक्ट ऑप्शंस आपको इसमें से चूज़ करने हैं और इसके आंसर्स भरने हैं। तो मैं बताती जाऊँगी आपको। आई कैन ग्रो फ्रॉम अ स्टीम, तो यहाँ रोज़ भर देंगे। आई एम ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, कॉटिलेडोन्स लिख देंगे। आई हैव लाइट सीड्स दैट कैन फ्लोट विथ विंड, डैंडलियन लिख देंगे इसमें। नंबर 4, आई प्रोटेक्ट द सीड, तो सीड कोट लिख देंगे। आई हैव सीड दैट लुक लाइक विंग्स, इसमें हम मैपल लिख देंगे। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप देखिए सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। तो मैंने जो बताया, पहले वाले में रोज़ भरना है, दूसरे वाले में आई एम ऑल्सो कॉल्ड सीड लीव्स, तो कॉटिलेडोन्स लिख देंगे। नंबर 3, आई हैव लाइट सीड्स दैट फ्लोट विथ विंड, इसमें डैंडलियन ये वाला लिख देंगे। नंबर 4, आई प्रोटेक्ट द सीड, तो सीड कोट लिख देंगे इसमें। और नंबर 5, आई हैव सीड दैट लुक लाइक विंग्स, तो इसमें हम लिख देंगे मैपल। हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग प्लांट्स, यानी पौधों का विकास। ऑल्दो प्लांट्स ग्रो ऑल अराउंड अस, वी नीड टू ग्रो प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी एज फूड। Plants of the same kind that are grown in very large quantities are called crops. The practice of growing crops for our use is known as agriculture. In India, different crops are grown in different seasons. Let us read about them. Although plants grow all around us, we need to grow plants in large quantities as food. Plants of same kind that are grown in very large quantities are called crops. The practice of growing crops for our use is known as agriculture. In India, different crops are grown in different seasons. Let us read about them. यहाँ देखिए, यद्यपि कि हमारे चारों ओर बहुत से पौधे उगाए जाते हैं, लेकिन भोजन के लिए अत्यधिक मात्रा में पौधे उगाने की आवश्यकता होती है। जब एक ही तरह के पौधे अत्यधिक मात्रा में उगाए जाते हैं तो उन्हें हम फसल कहते हैं, और इस पद्धति को जिसके द्वारा इन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम कृषि या खेती करना कहते हैं। हमारे देश में अलग अलग सीज़न में अलग अलग फसल उगाए जाते हैं। आइए हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल। क्रॉप्स दैट आर ग्रोन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। मॉनसून सीजन में जिन फसलों की खेती होती है उन्हें हम खरीफ की फसल कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉनसून क्रॉप्स, इन्हें हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। These crops are generally grown between June and end of October. इन फसलों की बुआई जून में होती है और इनकी कटाई अक्टूबर में की जाती है। इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है अक्टूबर में। इनमें जो फसल उगाए जाते हैं वो हैं राइस, मेज़, कॉटन, ये सब खरीफ की फसल कहलाते हैं। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, यानी रबी की फसल। क्रॉप्स ग्रोन आफ्टर द मॉनसून आर नॉन एज रबी क्रॉप्स। मॉनसून के बाद जिन फसलों को उगाया जाता है उन्हें हम रबी क्रॉप्स के नाम से जानते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड स्प्रिंग क्रॉप्स, और इन्हें हम स्प्रिंग क्रॉप्स भी कहते हैं क्योंकि इनकी कटाई स्प्रिंग में होती है, इसलिए हम इन्हें स्प्रिंग क्रॉप्स कहते हैं। दीज क्रॉप्स आर जनरली ग्रोन बिटवीन नवंबर एंड एंड ऑफ अप्रैल। इन फसलों की बुआई नवंबर में की जाती है और इनकी हार्वेस्टिंग यानी इनकी कटाई अप्रैल में होती है। वेट, बार्ली एंड पीस आर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स के अंतर्गत जो फसल आते हैं वे हैं गेहूं, बार्ली और मटर। आइए अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कृषि पद्धति। When growing crops, there are certain steps that are followed as part of good agricultural practice. जब हम खेती करते हैं या जब हम फसल उगाते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करने पर हम अच्छी खेती कर सकते हैं, अच्छी फसल उगा सकते हैं, और इसे ही हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, यानी कृषि की पद्धति। तो सबसे पहली जो पद्धति में हमारा आता है वो है प्लगिंग। द फील्ड इज फर्स्ट प्लग। पहले खेत
की जुताई होती है, यानी पहले खेत को खोना जाता है। और इसके बाद लूजिंग द सॉइल यूजिंग प्लग इज कॉल्ड प्लगिंग, और खेतों की इस खुदाई को हम कहते हैं प्लगिंग, यानी खेत जोतना। दिस प्रोसेस हेल्प टू मिक्स द सॉइल एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड द सॉइल। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, मिट्टी अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी के अंदर एयर अमाउंट मिट्टी के अंदर जाने में सक्षम हो जाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर बिफोर सीड आर प्लांटेड, जब बीजों को बोने से पहले इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट द सॉइल कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोइंग हेल्दी प्लांट्स। ये इंश्योर हो जाना चाहिए, बीजों को लगाने से पहले खेतों में ये पहले इंश्योर हो जाना चाहिए कि मिट्टी में अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों। अगर नहीं हैं तो उनमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मिला दिया जाता है ताकि जो क्रॉप्स हों वो हेल्दी हों और अच्छे हों। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स आर thus added to the soil to improve nutrients। मिट्टी में इन फर्टिलाइजर्स को और इन मैन्योर को इसलिए मिलाया जाता है ताकि मिट्टी जो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ जाएं और अच्छे फसल तैयार हो सकें। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोविंग। केयरफुली सेलेक्टेड हेल्दी सीड्स आर देन shown at appropriate depth. Care is taken that enough space is left between the seed so that they are not overcrowded। सोविंग यानी कि बोना, बीजों को बोना। जिस समय हम बीजों को बोते हैं उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि सारे जो बीज हैं वो अच्छी क्वालिटी के हों और वे एक उचित गहराई पर बोए जाएं। साथ ही ये भी हमें ध्यान रखना होता है कि बीजों को जो बोया जाता है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एक अच्छा डिस्टेंस होना चाहिए ताकि सभी बीजों को पर्याप्त रूप से हवा, पानी और न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। एक जगह वो ओवर क्राउडेड नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक ही जगह बीज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है खेतों में पानी का डालना। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इरिगेशन, सोविंग ऑफ सीड भी दिख रहा होगा। देखिए बीजों को बोना, किस तरह से बीजों को बोया जाता है। देखिए इसको कहते हैं इरिगेशन, जिसके थ्रू खेतों में पानी डाला जाता है। और इसको कहते हैं स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, यानी कीटनाशक दवाओं का फसलों पर छिड़काव। चलिए हम एक एक करके पढ़ेंगे इनको। तो अभी हम पढ़ेंगे इरिगेशन के बारे में। द फील्ड इज़ नाउ रेगुलरली वाटर्ड। जो खेत हैं उन्हें रेगुलरली उनमें पानी डाला जाना चाहिए। सप्लाइंग वाटर टू द फील्ड इज़ कॉल्ड इरिगेशन। पानी इस तरह से जो खेतों में डाला जाता है उसी को हम इरिगेशन या सिंचाई करना कहते हैं। इसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। द प्लांट्स दैट आर ग्रोन आर स्प्रेड विथ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम इंसेक्ट्स। जो फसल हम उगा रहे हैं उन पे टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव भी करना चाहिए ताकि फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट खत्म हो जाएं और नष्ट हो जाएं। सम टाइम फार्मर्स प्लेस स्केयरक्रोज इन द फील्ड टू फ्राइटेन बर्ड्स अवे। कभी कभी क्या होते हैं, किसान स्केयरक्रो बनाकर, बिजूखा बनाकर या पुतला बनाकर खेतों में लगा देते हैं जिससे कि चिड़ियाँ उन्हें देखकर डर जाएं और बीजों को खाने ना आएं। इसके बाद है हार्वेस्टिंग यानी कटाई करना। When the crops is ripe, जब फसल तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, तब क्या होता है, उनकी हार्वेस्टिंग होती है, उनकी कटाई की जाती है। It is cut and gathered, इन्हें काट लिया जाता है और उसके बाद उन्हें इकट्ठा किया जाता है। This process is called harvesting the crops। हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है कटाई करना, फसलों की कटाई करना और उनको एक जगह इकट्ठा करना। इसके बाद है स्टोरेज। Once the crops are harvested, एक बार जब क्रॉप्स काट ली जाते हैं, दे आर ड्राइड प्रॉपरली बिफोर बीइंग स्टोर। उनको संग्रह करने से पहले क्या किया जाता है, उनको सुखाया जाता है अच्छी तरह से। अगर उनमें मॉइस्चर होंगे तो ये बीज, ये दाने, ये फसल खराब हो जाएंगे। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज इन ग्रेन्स encourages the growth of microorganism।
अगर उनमें थोड़ा भी मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें खराब करने लगेंगे। दे आर देन स्टोर्ड इन मेटल और earthen कंटेनर्स, गनी बैग्स, ग्रेन्स, सिलोज और गोडाउंस। दे आर देन स्टोर्ड इन ए मेटल और earthen कंटेनर्स का मतलब होता है कि इन फसलों को अच्छी तरह से सुखाने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, इनको स्टोर किया जाता है मेटल के या मिट्टी के कंटेनर्स में या किसी गन्नी बैग में किया जाता है, और इन्हें अच्छी तरह से गोडाउंस में या किसी अच्छे बड़े भंडार में इनको रखा जाता है। आइए अब हम यहाँ देखेंगे गुड टू नो में क्या है। ग्रोइंग क्रॉप्स विदाउट यूजिंग हार्मफुल केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स इज नॉन एज ऑर्गेनिक फार्मिंग। जिन फसलों को बिना हार्मफुल केमिकल डाले, बिना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स डाले ग्रो किया जाता है, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब इनके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घर से बाहर ना निकलिए, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए और खूब पढ़िए। थैंक यू बच्चों एंड बाय बच्चों।